नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। कोई भी मुल्क जब डिफ़ॉल्ट कर जाए यानी दिवालिया हो जाए तो उससे उस मुल्क की माशी सूरत हाल पर क्या असर पड़ता है और वहाँ के अवाम के तर्ज ज़िंदगी कितना मुतासर होता है। आज की वीडियो में हम इस अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक डिफ़ॉल्ट का शिकार हुए हैं उनमें क्या मुश्तरका खसूसियात थी। इन सवालात के जवाब के लिए जिन 4 मुल्कों को आज हम डिस्कस करेंगे उनमें शामिल हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील और मेक्सिको। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्जेंटीना के हवाले से। नाज़रीन, अर्जेंटीना ने 1980 में डिफ़ॉल्ट किया था। हम सबसे पहले देख रहे हैं जीडीपी पर कैपिटा यानी फीकस आमदनी, जिसको हम डॉलर की सूरत में ले रहे हैं और रियल वैल्यू ले रहे हैं। ये डाटा हमने लिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना जिसने 1980 में डिफ़ॉल्ट किया था उस वक्त इसकी फीकस आमदनी थी तकरीबन $10,271 और फिर इसकी फीकस आमदनी मुसलसल गिरते गिरते ये 1985 में पहुंची $8,988 तक। इसके बाद इसमें कुछ टाइम के लिए कुछ बेहतरी आई, लेकिन 1987 के बाद इसमें फिर डिक्लाइन आना शुरू हुआ और ये गिरते गिरते 1990 तक 8,144 तक पहुंच गई। ताहम 1990 के बाद इसने रिकवरी शुरू की और 1992 में ये पहुंची $10,397 तक। उसके बाद 1995 तक इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रही, ताहम ये तकरीबन 10,000 के लगभग ही रही। इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की शरह क्या थी। तो 1980 में अर्जेंटीना में जो बेरोज़गारी की शरह थी वो थी तकरीबन 2.3%। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बेरोज़गारी की शरह मुसलसल बढ़ती रही। 1993 में ये तकरीबन पहुंची 19% के करीब और थोड़ी सी इसमें कमी आई 1994 में और 1995 यानी 1995 में ये फिर तकरीबन 19% के करीब थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में डिफ़ॉल्ट के बाद क्या हुआ। नंबर 1 तो फीकस आमदनी में बहुत तेज़ी से कमी आई और नंबर 2 जो बेरोज़गारी है उसमें इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ। वजह क्या थी? बिल्कुल सिंपल वजह थी, चूँकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था तो अब जो ये चीज़ें बैनुल-अक़वामी मंडी से ख़रीदते थे वहाँ से आना बंद हुई। जो इन्हें कर्ज़े और मुख्तलिफ इनफ्लोज मिल रहे थे वो मिलना बंद हुए, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो बंद होने लगी। इंडस्ट्री बंद होने से बेरोज़गारी भी फैली और जिन लोगों के पास रोज़गार था उनकी तनख्वाहें भी बहुत तेज़ी से कम हुई। आगे बढ़ते हैं। यही 2 इंडिकेटर हम अगले मुल्क के लिए देखते हैं और हमारी लिस्ट में अगला मुल्क है बोलिविया। 1980 में जब बोलिविया ने डिफ़ॉल्ट किया तो इसकी जो फीकस आमदनी थी वो थी तकरीबन $2,063 और यहाँ भी वही कहानी है कि उसकी फीकस आमदनी इंतहाई तेज़ी से कम हुई और 1986 तक ये तकरीबन $1,603 रह गई। इसके बाद इसकी फीकस आमदनी में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। डिफ़ॉल्ट के तकरीबन 10 साल बाद इसकी फीकस आमदनी $1,687 थी और इसके बाद 1995 तक इसकी फीकस आमदनी बेहतर होकर $1,867 हो गई, ताहम अभी भी ये डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन से नीचे थी। इसके बाद बेरोज़गारी की शरह, तो यहाँ भी हमें वही कहानी नज़र आती है। जब बोलिविया ने डिफ़ॉल्ट किया तो इसमें बेरोज़गारी की शरह थी तकरीबन 6.1%। इसके बाद ये शरह इंतहाई तेज़ी से बढ़ी। 1987 तक ये 20% से ज़ायद हो गई। 1987 के बाद यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह में कमी आना शुरू हुई और 1991 में पहली दफ़ा बेरोज़गारी की शरह डिफ़ॉल्ट से कुछ नीचे आई जो कि 6% थी। इसके बाद बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद कमी हुई और 1995 तक बेरोज़गारी की शरह पहुंची 3.7%। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम अगले मुल्क को देखते हैं और इस लिस्ट में हमारे पास जो अगला मुल्क है वो है ब्राज़ील। 1980 में जब ब्राज़ील ने डिफ़ॉल्ट किया तो ब्राज़ील की जो फीकस आमदनी थी वो थी $6,416। यहाँ भी हमें वही कहानी नज़र आती है कि ब्राज़ील की फीकस आमदनी इंतहाई तेज़ी से कम हुई और कम होके
$5,614 $5,614 तक 1983 में। तब इसके बाद इसने रिकवर करना शुरू किया और रिकवर करते करते तकरीबन 1987 में इसकी फीकस आमदनी ये पहुंची तकरीबन $6,529 तक। तहम ये वहाँ पे मुस्तकिल नहीं रह सके, उसके बाद इसमें फिर कमी आई। 1990 में ये तकरीबन 6,086 यानी $6,086 तक गिर गई। उसके बाद फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हुई और 1995 में फीकस आमदनी थी $6,525। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखते हैं तो यहाँ हमें थोड़ी सी बेहतर कहानी नजर आती है। ब्राज़ील का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिफॉल्ट के वक्त था तकरीबन 3%। ये बढ़ा है 1982 तक 1982 तक ये पहुंचा है 5% तक। उसके बाद इसमें बेहतरी आना शुरू हुई, 1986 तक 2% पे पहुंच गया। ताहम उसके बाद इसमें इंतहाई तेजी से इजाफा देखने को आया और 1995 तक ये तकरीबन 7% तक पहुंच गया था। हमारी इस लिस्ट पर जो अगला मुल्क है वो है मेक्सिको। मेक्सिको ने 1981 में डिफॉल्ट किया था और अगर आप मेक्सिको की पर कैपिटा यानी फीकस आमदनी देखें तो 1981 में इसकी आमदनी थी $8,155 और ये गिरते गिरते 1988 यानी डिफॉल्ट के 7 साल बाद तक ये पहुंच गई थी तकरीबन $7,250 तक। उसके बाद इसने रिकवर करना शुरू किया और रिकवर करते करते 1992 तक इसकी फीकस आमदनी पहुंची $8,186 तक और 1995 में इसकी फीकस आमदनी थी $7,530। यहाँ पर हम जो दूसरा इंडिकेटर देख रहे हैं वो है इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की शरह। 1981 में यहाँ पर महंगाई की शरह 28% थी। ताहम उसके डिफॉल्ट होने के बाद हमें मेक्सिको में महंगाई की शरह में खौफनाक इजाफा नजर आता है। अगले सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में यानी 1983 तक महंगाई की शरह 102% तक बढ़ गई। इसके बाद इसमें कुछ कमी आई, ताहम 1985 के बाद इसमें दोबारा बड़ी बढ़ोतरी की ट्रेंड हमें नजर आया और महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ते बढ़ते 132% तक हो गया। इसके बाद इसमें कमी आना शुरू हुई और कमी आते आते आप देख सकते हैं कि ये 1992 में तकरीबन 7% हो गया और इसके बाद 1995 में 35 यानी 35% हो गया। मुआशियात के तालिब इल्म तो जानते हैं, लेकिन मैं आम लोगों के लिए बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा पिछले साल की कीमतों के ऊपर मैयर किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि आज की जो कीमतें हैं ये पिछले साल इस वक्त जो कीमतें थी उनसे कितनी बढ़ी है। लिहाजा अगर ये 102% से नीचे आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब है कीमतें पहले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, अब निस्बतन कम तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं। तो इन अदाद शुमार को देखकर, इन हालात को देखकर आपको एक पिक्चर वाज़े तौर पे समझ आती है कि जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे पहले उस मुल्क में जो अवाम है इसका मेयार ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है और अगले 10 से 15 साल उस मुल्क में लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती है अपने मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए नहीं, वापस उसी मेयार ज़िंदगी तक आने के लिए, जबकि दुनिया इस दौरान आगे निकल रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट किए इनमें क्या ऐसी कॉमन खसूसियात थी जिनसे हम सबक हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया और इस कर्ज को उन्होंने खर्च किया नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर, यानी ऐसे मंसूबों पर जिनसे आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। मैंने पहले आपको एक वीडियो में बात की थी कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेके उसको ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी आमदनी में इजाफा हो, तो वो कर्ज वापस करना भी आपके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस कर्ज को किसी ऐसे मंसूबे पे लगा देंगे जिससे आपकी आमदनी में कुछ खास इजाफा नहीं हो रहा, तो ये कर्ज वापस करना आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमने मेट्रोज बनाई कर्ज लेके, एक तो अब हमने उनका कर्ज वापस करना है, दूसरा उनको
طے رکھنے کے لیے ہمیں مزید پیسے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم نے جو بجلی کے پیداواری منصوبے لگائے وہ بھی اتنے مہنگے داموں پہ لگائے کہ ان کی جو بجلی کی پیداواری کاسٹ ہے وہ عوام سے لینا ممکن نہیں ہے، تو ہم سرکولر ڈیٹ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا، وہاں پہ اب جا کے میٹروز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ دوسری خصوصیت ان تمام ملکوں میں کیا ہے کہ ان ملکوں کی جو ایلیٹ ہے وہ اپنا جو ٹیکس ہے، ٹیکس میں ان کا جائز حصہ ہے، وہ نہیں دیتی۔ گورنمنٹ آفیشلز کی بہت بڑی بڑی تنخواہیں اور تنخواہوں سے زیادہ ان کے پرکس اور پریویلیجز ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام ان کی پروڈکٹیوٹی سے لنک نہیں ہوتا۔ اسی طرح گورنمنٹ کے محکموں میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونس ہوں، چاہے کچھ بہت اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے اور بہت بڑے بڑے بزنسز کرنے والے، ان تمام لوگوں کے بارے میں گاہے بگاہے ہمیں معلومات ملتی ہے کہ ان کی فیملیز کے اثاثہ جات میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن اس کے ذرائع آمدنی کو دیکھیں تو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہوتا ہے، وہ کس سے پورا کیا جاتا ہے؟ جو شخص پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، سہولیات نہیں ہیں، تو وہ جو لوگ جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح اس ملک میں برین ڈرینیج کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلی بات کہ جو مشکل معاشی ریفارمز ہیں، اکنامک ریفارمز ہیں، ان کو کرنے کی ناکامی۔ مشکل معاشی ریفارم سے کیا مراد ہے؟ مختصر طور پہ بتا دو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو سائز ہے وہ آپ نے کم کرنا ہے، معاشرے جو اکانومی ہے اس کو مارکیٹ سٹرکچر کے مطابق چلانا ہے۔ اس کے اندر جو بہت زیادہ ریگولیشنز ہیں، بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے، ہر جگہ پہ آپ کو لائسنسز لینے پڑتے ہیں، اجازت نامے لینے پڑتے ہیں کاروبار کے لیے۔ اس سارے کام کو ختم کرنا اور ریسورسز کو مارکیٹ کے مطابق ایلوکیٹ ہونے دینا۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں تو یہاں ان ملکوں میں بھی کیا ہوا کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا، بجٹ کا خسارہ تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے بجائے یہ کہ حکومتی اخراجات پہ کٹ لگایا جائے، بجائے یہ کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، یہاں پر بھی یہی کام کیا کہ کرنسی نوٹ چھاپ کر منی سپلائی کو بڑھا کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مہنگائی انتہائی تیزی سے بڑھی، قوت خرید لوگوں کی کم ہوئی، ایکسچینج ریٹ خراب ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش پاکستان کے لیے۔ آج پاکستان معاشی طور پہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ ہمارے ملک کی ڈیفالٹ کی باتیں عام ہو رہی ہیں، لیکن ہم سب کو تھوڑی سی دیر غور کرنا چاہیے اپنی اجتماعی اور انفرادی حرکتوں پر۔ کل نیو ایئر تھا، پاکستان کے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیں بے تحاشا فائرنگ، انتہائی آتش بازی ہوئی۔ حکومت کو دیکھ لیں تو آپ کو میرا نہیں خیال اس وقت کوئی بھی منسٹری، کوئی بھی شخص معیشت کے بارے میں فکر مندہ نظر آئے گا۔ میڈیا کو دیکھ لیں، وہاں کچھ اور ہی بحث چل رہی ہے۔ تو جب ہم اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں کون سی طاقت بچانے کے لیے آئے گی؟ کون سا ملک ہمیں ریسکیو کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ معجزہ ہو جائے گا اور ہم بچ جائیں گے؟ ہمیں اپنی حرکتوں پر غور کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔